हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स कनेक्ट पर आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में 11, 12 और 13 अगस्त का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला टॉपिक है विश्व हाथी दिवस 2025, वर्ल्ड एलिफेंट डे 2025। तो जो वर्ल्ड एलिफेंट डे है वो प्रतिवर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। ठीक है। और अब की बार तमिलनाडु के कोयम्बटूर में विश्व हाथी दिवस समारोह का आयोजन किया गया। ठीक है। भारत सरकार द्वारा तमिलनाडु के कोयम्बटूर में विश्व हाथी दिवस समारोह का आयोजन किया गया। ठीक है। तो कहाँ किया गया? तमिलनाडु के कोयम्बटूर में वर्ल्ड एलिफेंट डे का आयोजन किया गया। ठीक है। और किसके द्वारा किया गया? तो ये भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा तमिलनाडु वन विभाग के द्वारा इसका आयोजन किया गया। ठीक है। कहाँ पर किया गया? तमिलनाडु के कोयम्बटूर में। कब मनाया जाता है? तो ये 12 अगस्त को मनाया जाता है। और किसके द्वारा किया गया? पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार और तमिलनाडु वन विभाग के द्वारा। ठीक है। और इसका उद्घाटन है वो केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह द्वारा किया गया। ठीक है। और जो विश्व के 60% जंगली हाथी हैं वो भारत में पाए जाते हैं। ठीक है। 60% जंगली हाथियों की जो आबादी है वो भारत में पाई जाती है। और भारत में टोटल 33 हाथी अभयारण्य हैं। कितने हैं? 33 हाथी अभयारण्य हैं। और 150 चिन्हित हाथी गलियारे हैं, एलिफेंट कॉरिडोर है। ठीक है। 150 एलिफेंट कॉरिडोर है। ठीक है। तो टोटल हाथी अभयारण्य कितने हैं? 33। और एलिफेंट कॉरिडोर कितने हैं? 150। ठीक है। और हाथियों के संरक्षण और प्रबंधन में उत्कृष्ट योगदान के लिए इस अवसर पर गज गौरव पुरस्कार भी प्रदान किए गए। ठीक है। तो इनके नाम देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश से हैं गणेश तमांग और सुमित गोगोई। मध्य प्रदेश से हैं केशु सिंह वाल्के और सहदान राम लकड़ा। तमिलनाडु से हैं एम मुरली और एस कार्तिकेयन। और उत्तर प्रदेश से हैं इरशाद अली। ठीक है। तो इनके नाम देख लेना एक बार, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। तो अभी जो हाथी हैं उसके संरक्षण के लिए भारत सरकार के द्वारा भारत में एक प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट एलिफेंट ये 1992 से भारत सरकार के द्वारा एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम के रूप में इसको चलाया जा रहा है हाथियों के संरक्षण के लिए। ठीक है। और इसके अलावा हाल ही में एक माधुरी नाम की हथिनी है वो चर्चा में है। माधुरी, तो माधुरी है वो महाराष्ट्र के कोल्हापुर के एक जैन टेम्पल है नंदनी मठ, तो वहाँ की एक पालतू हथिनी है। और अभी हाल ही में उसको वनतारा जामनगर गुजरात में जो स्थित है अनंत अंबानी का जो एक प्रोजेक्ट है पशु बचाव, संरक्षण और पुनर्वास केंद्र है, वहां पर वनतारा में इसको स्थानांतरित करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था। तो उसका स्थानीय निवासियों द्वारा बड़े पैमाने पर विरोध किया गया। और इसके बाद जो वनतारा है उसने ऑफर दिया है कि हम जो नंदनी मठ है कोल्हापुर है वहीं पर इसके लिए स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। ठीक है। तो इसलिए ये चर्चा में थी। तो माधुरी कौन है? एक हथिनी का नाम है। ठीक है। और ये कोल्हापुर के नंदनी मठ की पालतू हथिनी है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है वो भी प्रतिवर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है। कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। और इसका जो वैश्विक आयोजन है वो 12 अगस्त को नैरोबी केन्या में यूएन हैबिटेट के सहयोग से किया गया। कहाँ पर किया गया? नैरोबी केन्या में। किसके सहयोग से? यूएन हैबिटेट के सहयोग से। और इसकी जो थीम है वो थी स्थानीय युवा कार्रवाइयाँ, एसडीजी और उससे आगे, लोकल यूथ एक्शन फॉर द एसडीजी एंड बियॉन्ड, ये इसकी थीम थी अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की। कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन। तो भारत की जो पहली हाइड्रोजन ट्रेन है वो चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित की गई है। किसके द्वारा? चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा। ठीक है। और इसका अभी लोड फ्रिक्शन इसने पास कर लिए हैं और अंतिम कमीशनिंग के लिए ये तैयार है। अभी केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इसको लेकर के अपने एक्स हैंडल पर एक ट्वीट भी किया गया था। ठीक है। एक पोस्ट किया गया था कि कुछ ही टाइम में भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च होने वाली है। तो इसका विकास चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में किया गया है। और इसके लिए इंजन का निर्माण है वो अनुसंधान, डिजाइन और मानक संगठन आरडीएसओ द्वारा किया गया है। ठीक है। ये 1200 हॉर्स पावर का इंजन है और ये विश्व का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन इंजन होगा, हाइड्रोजन ट्रेन इंजन होगा। ठीक है। सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन होगा। इसका विकास किसके द्वारा किया गया है?
अनुसंधान, डिजाइन और मानक संगठन RDSO के द्वारा। अभी जो विश्व में हाइड्रोजन ट्रेनों में जो इंजन का उपयोग किया जा रहा है वो 500-600 HP के होते हैं, ठीक है, और ये 1200 हॉर्स पावर को 1200 HP का है, ठीक है। तो ये विश्व का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन है। भारत की जो हाइड्रोजन ट्रेन है वो दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन है, इसमें 10 कोच होंगे, ठीक है, और अधिकतम शक्ति वाली 2400 किलोवाट की शक्ति वाली हाइड्रोजन ट्रेन होगी। ये विश्व की सबसे लंबी होगी, 10 कोच होंगे इसमें, और सबसे ज्यादा शक्ति वाली शक्तिशाली ट्रेन होगी, ठीक है, 2400 किलोवाट की कैपेसिटी। और इसका जो फील्ड ट्रायल है वो रेलवे के द्वारा हरियाणा के 89 किलोमीटर लंबे जींद से सोनीपत स्टेशन तक किया जाएगा। कहां से कहां तक? जींद से सोनीपत तक, हरियाणा के जींद से सोनीपत तक 89 किलोमीटर लंबा ट्रैक है, इस पर इसका परीक्षण किया जाएगा, ठीक है। तो भारत के पहली हाइड्रोजन ट्रेन है, उसका फील्ड ट्रायल कहां पर किया जाएगा? तो वो जींद से सोनीपत, हरियाणा में जींद से सोनीपत तक किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 4 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को स्वीकृति। तो केंद्र सरकार द्वारा 4 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत, ठीक है। कहां कहां की गई है? तो 6M और 3D ग्लास, ये 2 सेमीकंडक्टर इकाइयां ओडिशा में स्थापित की जाएंगी। 6M प्राइवेट लिमिटेड तथा ब्रिटेन की क्लासिक वेफर लैब लिमिटेड द्वारा ओडिशा के भुवनेश्वर स्थित इन्फो वैली में सिलिकॉन कार्बाइड आधारित कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स के लिए एकीकृत संयंत्र की स्थापना की जाएगी, और ये भारत का पहला व्यावसायिक कंपाउंड फैब्रिकेशन इकाई होगी, ठीक है। तो किसके द्वारा की जाएगी? सिक्नेस प्राइवेट लिमिटेड, 6M प्राइवेट लिमिटेड और ब्रिटेन की क्लासिक वेफर लैब लिमिटेड के द्वारा, ठीक है। कहाँ की जाएगी? ओडिशा के भुवनेश्वर में। और दूसरी 3D ग्लास, तो इसका भी स्थापना है, इसकी स्थापना भी ओडिशा में की जाएगी, ठीक है। तो 4 में से 2 की स्थापना ओडिशा में। और तीसरी है कॉन्टिनेंटल डिवाइस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इसकी स्थापना CDIL, इसकी स्थापना पंजाब में की जाएगी, ठीक है। और चौथी है एडवांस सिस्टम इन पैकेज ASIP टेक्नोलॉजी, इसकी स्थापना आंध्र प्रदेश में की जाएगी। तो ये 4 सेमीकंडक्टर इकाइयां हैं जिनको केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। तो इनको लगभग 46 करोड़ रुपए के संचयी निवेश से स्थापित किया जाएगा। लगभग 4600 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इसके लिए किया जाएगा। और इन 4 प्रस्तावों की स्वीकृति के साथ टोटल सेमीकंडक्टर इकाइयों की जो संख्या है वो भारत में 10 हो गई है। 6 पहले से थी, 4 अब हो गई है, तो टोटल हो गई है 10, ठीक है। और ये 6 राज्यों में स्थित है और इनमें लगभग 1.60 लाख करोड़ रुपए का कुल इन्वेस्टमेंट किया गया है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISM के बारे में। तो इसको भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2021 में मंजूरी प्रदान की गई थी। और जो भारत सेमीकंडक्टर मिशन है उसका उद्देश्य है सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन, डिस्प्ले निर्माण और चिप डिजाइन में निवेश के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, ताकि भारत को वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक मूल्य श्रृंखला में बेहतर तरीके से समेकित किया जा सके। तो ये इसका उद्देश्य है। तो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन है, उसका उद्देश्य है सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन, डिस्प्ले निर्माण और चिप डिजाइन में निवेश के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, ताकि भारत को वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक मूल्य श्रृंखला में बेहतर तरीके से समेकित किया जा सके, ठीक है। और इसके लिए जो नोडल मंत्रालय है वो भारत सरकार का इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है। तो किस मंत्रालय के अंतर्गत ये संचालित होता है? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट है तातो सेकंड जल विद्युत परियोजना। तो जो तातो सेकंड जल विद्युत परियोजना है इसको केंद्र सरकार के आर्थिक मामलों की समिति द्वारा टोटल 8146.21 करोड़ रुपए के निवेश के साथ मंजूरी प्रदान की गई है, ठीक है। कितना निवेश किया जाएगा? 8146 करोड़ रुपए, ठीक है। और ये अरुणाचल प्रदेश के सियोमी जिले में स्थित है। तो तातो सेकंड जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश के सियोमी जिले में, ठीक है। और इसकी कैपेसिटी है, टोटल कैपेसिटी वो स्थापित क्षमता 700 मेगावाट है। इसमें 175 मेगावाट की 4 इकाइयां स्थापित की जाएगी। एक इकाई की क्षमता होगी 175 मेगावाट और टोटल होंगी 4 इकाई, तो ये 700 मेगावाट स्थापित क्षमता इसकी होगी। और इसमें टोटल 2738.06 मिलियन यूनिट ऊर्जा का उत्पादन होगा, ठीक है। और इसका कार्यान्वयन है वो नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड नेपको और अरुणाचल प्रदेश सरकार के बीच संयुक्त उद्यम वाली कंपनी द्वारा किया जाएगा, ठीक है। तो इसको निपको और अरुणाचल प्रदेश सरकार की एक संयुक्त उद्यम वाली कंपनी के द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा, ठीक है।
और केंद्र सरकार द्वारा राज्य की हिस्सेदारी के मद में 436.13 करोड़ रुपए की केंद्रीय वित्तीय सहायता इसके लिए उपलब्ध कराई गई है। तो केंद्र सरकार ने भी इसके लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई है, कितनी? 436.13 करोड़ रुपए। ये कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश के सियोमी जिले में। नेक्स्ट है राज्य स्वास्थ्य नियामक उत्कृष्टता सूचकांक श्रेष्ठ, स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंसी इंडेक्स। तो श्रेष्ठ क्या है? तो ये अपनी तरह की पहली राष्ट्रीय पहल है जो पारदर्शी आंकड़ों पर आधारित ढांचे के माध्यम से राज्य औषधि नियामक प्रणालियों को मानकीकृत और सुदृढ़ करेगी। ठीक है, तो श्रेष्ठ इंडेक्स जो है वो राज्य औषधि नियामक प्रणालियों को मानकीकृत और सुदृढ़ करने के लिए लॉन्च किया गया है। ठीक है, और इसको केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है और केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO द्वारा इसको प्रस्तावित किया गया है। किसके द्वारा? केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन। ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का एक संगठन है, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, इसके द्वारा इसको प्रस्तावित किया गया था। और इसका उद्देश्य है पूरे भारत में राज्य औषधि नियामक प्राधिकरणों के प्रदर्शन में सुधार लाना ताकि औषधि सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों का निरंतर पालन सुनिश्चित हो सके। ठीक है, तो जो दवाइयां हैं उनके जो नियामक प्राधिकरण है उनके प्रदर्शन में सुधार लाना इसका उद्देश्य है। ठीक है, और इसमें राज्यों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। एक है विनिर्माण राज्य जिनमें मैन्युफैक्चरिंग होती है दवाइयों की, और दूसरे हैं प्राथमिक वितरण राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जहां डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, उनका वितरण होता है। ठीक है, और 5 प्रमुख विषयों पर विनिर्माण राज्यों के लिए 27 सूचकांक 27 पैरामीटर हैं। ठीक है, 27 पैरामीटर हैं विनिर्माण राज्यों के लिए 5 विषयों के अंतर्गत। और 5 विषय कौन कौन से हैं? मानव संसाधन, बुनियादी ढांचा, लाइसेंसिंग गतिविधियां, निगरानी गतिविधियां और जवाबदेही। ठीक है, और जो प्राथमिक वितरण राज्य है उनके लिए 23 पैरामीटर हैं। ठीक है, और जो विनिर्माण राज्य हैं उनके लिए 27 पैरामीटर हैं। तो राज्य पूर्व निर्धारित मानकों पर डेटा को CDSO को पेश करेंगे जो हर महीने की 25 तारीख तक एकत्र किया जाएगा। ठीक है, इसको मंथली बेसिस पे जारी किया जाएगा। इन मानकों को अगले महीने की पहली तारीख से स्कोर किया जाएगा और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साझा किया जाएगा। ठीक है, अगला है हर घर तिरंगा फिल्म महोत्सव। तो इसका आयोजन है वो 11 से 13 अगस्त तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए हर घर तिरंगा अभियान के हिस्से के रूप में किया गया है। कब से कब तक? 11 से 13 अगस्त तक। ठीक है, और आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो ये सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम NFDC के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। और इसके तहत क्या किया जाएगा? जो देशभक्ति से परिपूर्ण फिल्में हैं वो दिखाई जाएगी। ठीक है, मैं शहीद, स्वतंत्र वीर सावरकर, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, RRR और तानाजी जैसी फिल्में हैं उनका प्रदर्शन अलग अलग शहरों में किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है कंपाउंड 3B। तो कंपाउंड 3B है वो IIT रुड़की के शोधकर्ताओं के द्वारा विकसित एक एंटीबायोटिक प्रतिरोध से लड़ने के लिए एक नई दवा है। ठीक है, जो एंटीबायोटिक प्रतिरोध होता है जिसको AMR बोलते हैं, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, उससे लड़ने के लिए एक नई दवा का विकास किया है IIT रुड़की के शोधकर्ताओं ने, उसको कंपाउंड 3B नाम दिया गया है। तो जो कंपाउंड 3B है वो एंटीबायोटिक मेरापेनेम के साथ मिलकर KPC2 जनित क्लेब्सिएला निमोनिया जैसे सुपरबग के संक्रमण का इलाज करता है। जो क्लेब्सिएला निमोनिया है उसको विश्व स्वास्थ्य संगठन के शीर्ष प्राथमिकता वाले खतरों में सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है, तो जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस AMR है वो होता क्या है बेसिकली? तो ये जो एंटीबायोटिक दवाएं ज़्यादा यूज की जाती है, अत्यधिक यूज की जाती है, उनका दुरुपयोग किया जाता है, तो उसके बाद में एक टाइम बाद में वो बैक्टीरिया पर उनका असर खत्म हो जाता है। ठीक है, तो जो नॉर्मल सी बीमारियां हैं, जुकाम बुखार है, उनका इलाज भी होना मुश्किल हो जाता है। जो बैक्टीरिया हैं वो सुपरबग के रूप में बदल जाते हैं और उन पर इन दवाओं का असर होना बंद हो जाता है। ठीक है, तो वो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की स्थिति होती है। तो उसमें जो रोगाणु है वो लगातार बीमारी फैलाते रहते हैं और दवाओं का असर उन पर नहीं होता है और एक सामान्य सी बीमारी का इलाज करना भी मुश्किल हो जाता है। अभी भारत में इसके लिए अलार्मिंग स्थिति है क्योंकि भारत में हर कोई अपना डॉक्टर खुद ही बन जाता है। मेडिकल पर जाके जुकाम हो गया, बुखार हो गया तो खुद ही जाके दवा ले आते हैं और मेडिकल वाले जो दवा देते हैं वो ले लेते हैं। और इसके लिए भारत ने एक पहल शुरू की है, रेड लाइन इनिशिएटिव है भारत का। जो एंटीबायोटिक दवाएं हैं उनके जो दुरुपयोग होता है, उनका जो ज़्यादा उपयोग होता है, अत्यधिक उपयोग होता है, उसको रोकने के लिए रेड लाइन इनिशिएटिव भारत ने स्टार्ट किया था। तो अभी जो एंटीबायोटिक दवाई लेके आते हैं तो उन पर किनारे पे एक लाल पट्टी बनी रहती है। ठीक है, तो ऐसी दवाओं को चिकित्सक के डॉक्टर के सलाह के बिना लिया जाना प्रतिबंधित है, लेकिन फिर भी भारत में मेडिकल पर कहीं भी जाओ आपको मिल जाती है। तो इस वजह से
ये बहुत ज़्यादा फैल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है राजस्थान में पशुओं के लिए पहली सेक्स सॉर्टेड सीमन लेबोरेटरी। तो राजस्थान में पहली सेक्स सॉर्टेड सीमन लेबोरेटरी कहाँ स्थापित की गई है? तो इसको बस्सी जयपुर में स्थापित किया गया है और 11 अगस्त को इसका उद्घाटन किया गया डेयरी मंत्री जोराराव कुमावत के द्वारा। कहाँ पर स्थापित की गई है? बस्सी जयपुर में। राजस्थान की पहली सेक्स सॉर्टेड सीमन लेबोरेटरी। और इसको गुजरात के आणंद स्थित राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के सहयोग से राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन द्वारा संचालित किया जाएगा। और इससे होगा क्या? तो इससे पशुधन प्रबंधन की गुणवत्ता में सुधार आएगा, उन्नत और वैज्ञानिक पशुपालन को बढ़ावा मिलेगा और दुग्ध उत्पादन में वृद्धि होगी। सेक्स सॉर्टेड सीमन से नस्ल सुधार भी होगा। ठीक है, तो सेक्स सॉर्टेड सीमन क्या होता है कि उसमें जो जैसे बछड़े पैदा होने वाले जो गुणसूत्र हैं उनको अलग कर दिया जाता है और केवल जो बछड़ी पैदा होने वाले जो गुणसूत्र हैं, जीन है, उनको उनमें रखा जाता है। ठीक है, तो इससे 90% बछड़ियों का ही जन्म होगा। ठीक है, तो जो आवारा पशुओं की समस्या है उस पर भी काफी हद तक इससे अंकुश लगाया जा सकेगा और दूध की उत्पादन में भी सुधार होगा और नस्ल सुधार भी होगा इससे। ठीक है, और बस्सी सीमन स्टेशन है उसका प्रबंधन और संचालन के लिए RCDF, राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड RLDB और NDDB डेयरी सर्विसेज के मध्य एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। किन किन के मध्य? RCDF के मध्य, राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड और NDDB डेयरी सर्विसेज के मध्य। ठीक है, और जो बस्सी में ये स्थापित की गई है पहली सेक्स सॉर्टेड सीमन लेबोरेटरी, इसमें प्रतिवर्ष 10 लाख डोज का उत्पादन किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है UNDP इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड। ठीक है, UNDP इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड तो एक कर्नाटक के धारवाड़ जिले के बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह को प्रदान किया गया है। कहाँ का है? कर्नाटक के धारवाड़ जिले का। कौन सा? बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह। इसको UNDP इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड प्रदान किया गया है। और ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा दिया जाता है प्रत्येक 2 साल में। ठीक है, उसकी इक्वेटर इनिशिएटिव है, उसका UNDP का एक इक्वेटर इनिशिएटिव है, तो उसके अंतर्गत प्रत्येक 2 साल में ये अवार्ड प्रदान किया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है देशज और स्थानीय समुदायों को भूमि निम्नीकरण, जैव विविधता संरक्षण और आजीविका से जुड़ी चिंताओं को दूर करने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, और जो UNDP इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड है उसको जैव विविधता संरक्षण का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैव विविधता संरक्षण का नोबेल पुरस्कार किसको कहा जाता है? UNDP इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड को। और किसको प्रदान किया गया है? तो कर्नाटक के धारवाड़ जिले के बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह को ये प्रदान किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है 15वीं जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप। तो इसका आयोजन है वो 1 से 12 अगस्त तक आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में किया गया। जो 15वीं जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप है उसका आयोजन 1 से 12 अगस्त तक आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में किया गया। और इसका खिताब है वो झारखंड ने जीता है, हरियाणा को 2-1 से हरा करके। किसको हरा करके? हरियाणा को। किसने जीता है? झारखंड ने। और जो झारखंड की महिलाओं की टीम है उसने वर्ष 2025 की तीनों कैटेगरी में यानी सीनियर, जूनियर और सब जूनियर में राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। ठीक है, नेक्स्ट है बोधना शिवनंदन। तो ये भारतीय मूल की 10 वर्षीय ब्रिटिश शतरंज खिलाड़ी हैं बोधना शिवनंदन। ठीक है, और ये किसी भी ग्रैंड मास्टर को हराने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की महिला शतरंज खिलाड़ी बनी है। बोधना शिवनंदन भारतीय मूल की 10 वर्षीय ब्रिटिश शतरंज खिलाड़ी हैं और ये किसी भी ग्रैंड मास्टर को हराने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की महिला शतरंज खिलाड़ी बनी है। 10 साल 5 महीने और 3 दिन। ठीक है, ये लिवरपूल में ब्रिटिश शतरंज चैंपियनशिप 2025 के आखिरी दौर में ग्रैंड मास्टर पीटर वेल्स को हराया। ये 60 साल के हैं, 10 साल के लड़के ने 60 साल के ग्रैंड मास्टर को हराया। ठीक है, और इनके माता पिता हैं वो भारतीय मूल के हैं, तमिलनाडु के रहने वाले थे और अभी ब्रिटेन के निवासी, ब्रिटेन में रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है भारत की अंडर-20 महिला फुटबॉल टीम ने थाईलैंड में होने वाले AFC अंडर-20 महिला एशिया कप 2026 के लिए क्वालिफाई किया है। तो ये वन लाइनर है कुछ, ये भी अपन देख लेते हैं। ठीक है, तो भारत की जो अंडर-20 महिला फुटबॉल टीम है उसने AFC अंडर-20 महिला एशिया कप 2026 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। नेक्स्ट है फिनलैंड ने पोर्टलैंड में दुनिया की सबसे बड़ी सैंड बैटरी स्थापित की है। किसने स्थापित की है? फिनलैंड ने। कहाँ स्थापित की है? पोर्टलैंड में। और ये पिसे हुए सोप स्टोन में अक्षय ऊर्जा को उष्मा के रूप में संग्रहित करती है। जो सोप स्टोन होता है वो पिसा हुआ सोप स्टोन है, उसको भरकर रखा जाता है और वो
गर्मी के रूप में अक्षय ऊर्जा को उसमें संग्रहित किया जाता है, जिससे घर गर्म रहते हैं। तो यूरोपियन कंट्री फिनलैंड वगैरह हैं, यहाँ पर सर्दी बहुत होती है, तो घरों को गर्म रखने के लिए, सर्दी में घरों को गर्म रखने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो इसके लिए इस दुनिया की जो सबसे बड़ी सैंड बैटरी है, इसका उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक ने 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी पेटीएम पेमेंट्स लिमिटेड सर्विसेज लिमिटेड को भुगतान एग्रीगेटर पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है। ठीक है, किसको दी है? पेटीएम को। और हाल ही में आरबीआई ने जो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उसको पूर्ण कॉमर्शियल बैंक के रूप में सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। पूर्ण कॉमर्शियल बैंक के लिए सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान कर दी है एयू स्मॉल फाइनेंशियल बैंक को। ठीक है, और पेमेंट एग्रीगेटर के लिए किसको दिया है? तो ये पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड को। ठीक है, और युवा मामले और खेल राज्य मंत्री निखिल खड़से ने 10 अगस्त को महाराष्ट्र के जलगांव स्थित गोदावरी इंजीनियरिंग कॉलेज ग्राउंड में खेलो इंडिया अस्मिता फुटबॉल लीग 2025-26 का उद्घाटन किया। तो खेलो इंडिया अस्मिता फुटबॉल लीग 2025-26 का आयोजन कहाँ किया गया है? महाराष्ट्र के जलगांव में। ठीक है, नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 अगस्त को बाबा खड़क सिंह मार्ग नई दिल्ली में सांसदों के लिए नवनिर्मित टाइप 8 बहुमंजिला 184 फ्लैटों का उद्घाटन किया गया है। कितने फ्लैट बनाए गए हैं एमपीज के लिए? 184 फ्लैट। कहाँ पर बनाए गए हैं? बाबा खड़क सिंह मार्ग नई दिल्ली में। ठीक है, और ये टाइप 8 बहुमंजिला फ्लैट है। ठीक है, और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 11 अगस्त को राजस्थान के झुंझुनू से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत लगभग 25 लाख किसानों के खातों में 3900 करोड़ रुपए की फसल बीमा राशि को सीधे बैंक खातों में किसानों के हस्तांतरित किया गया। कहां से किया गया? राजस्थान के झुंझुनू से। कितनी राशि है? 3900 करोड़ की राशि है, फसल बीमा की राशि है ये। ठीक है, 35 लाख किसानों के खातों में। कहां से? राजस्थान के झुंझुनू से। नेक्स्ट है, बीएसएनएल द्वारा एरिक्सन, क्वालकॉम, सिस्को और नोकिया के सहयोग से भारत रत्न भीमराव अंबेडकर दूरसंचार प्रशिक्षण संस्थान जबलपुर में 5G, AI, साइबर सुरक्षा और नेटवर्किंग में उद्योग आधारित डिजिटल कौशल के शुभारंभ के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो किसके द्वारा हुए हैं? बीएसएनएल के द्वारा। किन किन के साथ? एरिक्सन, क्वालकॉम, सिस्को और नोकिया के साथ, इन 4 कंपनियों के साथ। ठीक है, जो भारत रत्न भीमराव अंबेडकर दूरसंचार प्रशिक्षण संस्थान है, उसमें एक दूरसंचार नवाचार अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित किया जाएगा। और जो आधार फेस ऑथेंटिकेशन है, उसने 10 अगस्त को 200 करोड़ आधार फेस ऑथेंटिकेशन लेन देन का आंकड़ा पार कर लिया है। ठीक है, कितने करोड़ का? 200 करोड़ का। नेक्स्ट है, समुद्री खाद्य निर्यातक सम्मेलन 2025। तो इसका आयोजन है और 11 अगस्त को भारत सरकार के मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत मत्स्य पालन विभाग द्वारा नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, तो ये समुद्री खाद्य निर्यातक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में 11 अगस्त को। ठीक है, नेक्स्ट है, सेविंग इंडिया फ्रॉम इंदिरा। तो सेविंग इंडिया फ्रॉम इंदिरा अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द इमरजेंसी मेमोयर्स ऑफ जेपी गोयल। तो जेपी गोयल का मेमोयर्स है, इसको रामा गोयल के द्वारा एडिट किया गया है। ठीक है, ये बुक है इमरजेंसी पर जेपी गोयल की। जेपी गोयल एक वकील थे, बहुत बड़े वकील थे। ठीक है, और इन्होंने इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण जो केस था, जिसमें इंदिरा गांधी को अयोग्य घोषित कर दिया गया था और उसके बाद में इमरजेंसी लगी थी भारत में, उस केस में ये वकील थे राजनारायण के। ठीक है, तो राजनारायण के मुख्य अधिवक्ता थे, जिसकी वजह से 1975 में, उस केस की वजह से 1975 में भारत में इमरजेंसी लगी थी। ठीक है, और इन्होंने केशवानंद भारती मामले में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जो केशवानंद भारती मामला है 1973 का, उसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका इनकी है। ठीक है, तो ये जेपी गोयल का मेमोयर्स है। नेक्स्ट है, भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का तीसरा दौर 13 अगस्त को नई दिल्ली में आयोजित हुआ। ठीक है, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इनकी जगह याद रख लेना, केवल कहां पर आयोजित हुआ? नई दिल्ली में। ठीक है, और संसद ने गोवा राज्य के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनर्समायोजन विधेयक 2025 पारित कर दिया है। ठीक है, किस राज्य विधानसभा का? गोवा का। ठीक है, और राज्यसभा ने भी इसे मंजूरी प्रदान की गई है।
प्रदान कर दी है। इसका उद्देश्य है अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की प्रभावी लोकतांत्रिक भागीदारी के लिए सीटों का आरक्षण सुनिश्चित करना और गोवा राज्य के विधानसभा में सीटों का पुनर्समायोजन करना। ठीक है, तो किस राज्य विधानसभा ने अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए सीटों का आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए अभी विधेयक पारित किया गया है? तो वो गोवा है। ठीक है, नेक्स्ट है, पहली बार श्रीलंका के सरकारी स्कूल के हिंदी शिक्षकों ने भारत में आगरा स्थित केंद्रीय हिंदी संस्थान में 15 दिवसीय प्रशिक्षण पूरा किया है। तो किस देश के सरकारी स्कूल के हिंदी शिक्षकों ने प्रशिक्षण लिया है भारत में? तो वो श्रीलंका के। ठीक है, नेक्स्ट, टाटा समूह की कंपनी नेल्को ने पूरे भारत में यूटेलसेट वन वेव लियो सैटेलाइट कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए यूटेलसेट के साथ साझेदारी की है। तो जो यूटेलसेट वन वेव है वो फ्रांसीसी समूह यूटेलसेट की एक सहायक कंपनी है। ये पृथ्वी की निचली कक्षा में प्रक्षेपित उपग्रहों के एक नेटवर्क के जरिए ब्रॉडबैंड सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं प्रदान करती है। ठीक है, और उपग्रह आधारित जो सेवाएं प्रदान करने वाली और कंपनियां हैं कौन कौन सी है? स्टारलिंक, जिसको हाल ही में भारत में सेवाएं प्रदान करने के लिए मंजूरी दी गई। दूसरी है जियो सैटेलाइट, ठीक है। तीसरी है यूटेलसेट वन वेव। इन तीनों कंपनियों को भारत में उपग्रह आधारित संचार सेवाएं प्रदान करने के लिए स्वीकृति भारत सरकार के द्वारा प्रदान कर दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। आज की क्लास पे आधारित महत्वपूर्ण एमसीक्यू अपन देख लेते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से वो देख लेते हैं। ठीक है, तो विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हाथी दिवस है वो प्रतिवर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? वर्ल्ड एलिफेंट डे 12 अगस्त को। नेक्स्ट है, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, इसका विकास चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF द्वारा किया गया है। दूसरा है, इसमें अनुसंधान, डिजाइन और मानक संगठन RDSO द्वारा विकसित विश्व के सबसे शक्तिशाली 12 हॉर्स पावर क्षमता वाले इंजन का उपयोग किया गया है। तो दोनों ही कथन सही हैं इसके बारे में। ठीक है, इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। ठीक है, सत्य कथन पूछें तो दोनों कथन इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में तातो सेकंड जल विद्युत परियोजना को मंजूरी प्रदान की है। ये जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश के शियोमी जिले में स्थित है। ठीक है, इसके लिए लगभग 8,000 करोड़ रुपए की केंद्र सरकार ने स्वीकृति प्रदान की है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट की। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में पशुओं के लिए पहली सेक्स सॉर्टेड सीमन लेबोरेटरी कहाँ स्थापित की गई है? तो ये बस्सी जयपुर में स्थापित की गई है। ठीक है, तो इससे 90% बछड़ियों का जन्म सुनिश्चित होगा। सेक्स सॉर्टेड जो सीमन है उससे 90% बछड़ियों का ही जन्म होगा। ठीक है, जो इससे आवारा पशुओं की समस्या पर भी अंकुश लगेगा और दुग्ध उत्पादन में भी बढ़ोतरी होगी इसके लिए, और इसके अलावा नस्ल सुधार भी होगा। तो जो दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। प्रथम स्थान है भारत का। भारत लगभग 25% विश्व के टोटल जो प्रोडक्शन है दूध का उसका 25% भारत उत्पादित करता है। और भारत में सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन कहाँ किया जाता है? तो सबसे ज़्यादा किया जाता है उत्तर प्रदेश में, प्रथम स्थान पर फर्स्ट, और राजस्थान है दूसरे स्थान पर। ठीक है, तो अभी ये राजस्थान की पहली सेक्स सॉर्टेड सीमन लेबोरेटरी है, ये बस्सी में स्थापित की गई है। ठीक है, और भारत में जो प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता है वो 471 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। ठीक है, और ये जो दूध की उपलब्धता है भारत में ये वैश्विक औसत से अधिक है। वैश्विक स्तर पर केवल ये 322 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, UNDP इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड से संबंधित असत्य कथन का चुनाव करें। तो इस वर्ष ये पुरस्कार तेलंगाना के बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह को प्रदान किया गया है। तो ये कर्नाटक का है, तेलंगाना का नहीं है, ये कर्नाटक का है। बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह है, तो ये पहला गलत है। दूसरा, ये अवार्ड संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के इक्वेटर इनिशिएटिव पहल के तहत प्रत्येक 2 साल में दिया जाता है। तो ये सही है, इसको UNDP द्वारा दिया जाता है इक्वेटर इनिशिएटिव के तहत। ठीक है, और इसे जैव विविधता संरक्षण का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। तो ये भी सही है। तो इसमें अपने को असत्य कथन का चुनाव करना है। तो असत्य कथन है केवल एक, उसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसी ग्रैंड मास्टर को हराने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की महिला शतरंज खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये है बोधना शिवनंदन।
ठीक है। तो बोधना शिवनंदन है, वो सबसे कम उम्र की महिला शतरंज खिलाड़ी है किसी ग्रैंड मास्टर को हराने वाली, और ये भारतीय मूल की खिलाड़ी है। अभी ब्रिटेन की तरफ से खेल रही है, ब्रिटेन में रहते हैं इनके माता पिता, तो ये भारतीय मूल की खिलाड़ी है कि माता पिता तमिलनाडु से बिलोंग करते थे। ठीक है। तो ये 10 वर्ष 5 माह और 3 दिन की उम्र में किसी ग्रैंड मास्टर को हराने वाली सबसे कम उम्र की महिला शतरंज खिलाड़ी बनी है, बोधना शिवनंदन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। और भारत की जो हाल ही में दिव्या देशमुख है, उन्होंने हाल ही में फिडे महिला विश्व कप का भी खिताब जीता है। किसने जीता है? दिव्या देशमुख ने। दिव्या देशमुख, इन्होंने जो फिडे का महिला विश्व कप है 2025 उसका खिताब जीता है। किसको हरा करके? कोनेरू हम्पी को हरा करके। कोनेरू हम्पी ये भी भारत की शतरंज खिलाड़ी हैं, इनको हरा करके ये खिताब जीता है, और ये भारत की 28वीं ग्रैंड मास्टर बनी है। ठीक है। और 27वें ग्रैंड मास्टर हैं भारत के, वो कौन है? तो हरिकृष्ण एरा। हरिकृष्ण एरा ये 27वें ग्रैंड मास्टर हैं, और 28वें ग्रैंड मास्टर हैं दिव्या देशमुख। तो ये थी आज की क्लास। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।